आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th हिंदी कृतिका चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी जो कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया एक एकांकी है और इस पाठ में यह बताया गया है कि किस तरह विवाह को एक बिजनेस अथवा दहेज के रूप में देखा गया है। इस पाठ की मुख्य पात्र है उमा, जो कि एक बीए पास और समझदार नवयुवती है और जिसे देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। और जो लड़के का पिता है वह बहुत ही लालची है और कहता है कि मुझे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, लेकिन दहेज के लिए आप बहुत सारा पैसा दे, जो मतलब एक बिजनेस की तरह देखा जाता है। तो यह सब देखकर वह लड़की उस लड़के को नापसंद कर देती है और कहती है कि आपके लड़के की कोई इज्जत नहीं है, वह तो एक बैकबोन है, अर्थात बिना रीढ़ की हड्डी वाला, जो अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाता है और जिसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। यही सब इस एकांकी में बताया गया है। तो अब पाठ शुरू करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू बोलते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? बाबू जो है वे लड़की के मतलब वो दादाजी हैं और वो अपने नौकर से कह रहे हैं कि मतलब तुम वो जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए सब तैयारी करके रखो। नौकर कहता है, तख्त बिछाता और हंसने लगता है। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा करियो बस। और सुन, बहूजी से देरी दरी मंगाला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। वो बाबू जो लड़की के दादा हैं वे सब कह रहे हैं कि मतलब यहाँ सब तैयारी करनी है और मतलब जो घर को अच्छी तरह सजा दो ताकि को लड़की को जो देखने आने वाले हैं वे सब तरह से प्रसन्न हो जाएं। प्रेमा, जो लड़की की माँ है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई है? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, जो कि लड़की के पिता हैं, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रतन जो है वो नौकर का नाम है। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी की यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा कहती है, दरी यही तो रखी है कोने में, वह तो पड़ी है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए कहते हैं, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी जा। बीबी जी कौन? जो उनकी राम स्वरूप की लड़की है, प्रेमा, उसे वो नौकर बीबी जी बोलता है। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप, मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोस्त मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली थे, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, क्या तुम्हारी बीए और एमए की पढ़ाई होगी, और आजकल के तो लक्षण अनोखे ही हैं। अब जो प्रेमा जो लड़की की माँ है वह कह रही है कि तुमने अपनी लड़की को पढ़ा लिखा के बहुत सर चढ़ा रखा है और वह किसी की सुनती नहीं है और अपनी मनमानी करती है और वो अपने जमाने की बातें करती है। राम स्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा बोल रही है, क्यों? राम स्वरूप कहते हैं, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है, यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। राम स्वरूप, तो हुआ क्या प्रेमा? तुमने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिमटाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो उसे पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई।
भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। और वो जो लड़की की माँ है वो अपने पति से कहती है कि मैंने तुम्हारी लड़की को सजने संवरने के लिए कहा था, लेकिन उसे ये सब अच्छा ही नहीं लगता। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ तो रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो। अब रामस्वरूप बात काट कर बोलते हैं, चुप। तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उसके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। तो प्रेमा बोलती है, अच्छा बाबा, मैं न बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप बोलता है, तो उमा को जैसे ही तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लाकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर से। और दोनों चादर बिछाते हैं। प्रेमा बोलती है, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बनाती हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार और टोस्ट भी, मगर हाँ, मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन, मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। प्रेमा बोलती है, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी तो है ही। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद, दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आई, ये लोग जरा ऐसे ही है, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनकी तकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की लड़की चाहते हैं ऐसे ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप बोलता है, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये सभी। रतन बोलता है, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था, जल्दी जल्दी जाकर, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? कोई आते हैं। रतन कह रहा है, कोई आ रहे हैं। तो रामस्वरूप दरवाजे से बाहर जाकर देखते हैं, अरे वे अरे प्रेमा, वे आ ही गए हैं। और उनको अपनी पत्नी से कहते हैं कि वे लोग आ चुके हैं। अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, क्या गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया, अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया क्या, कमबख्त? रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रख ही देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं और किवाड़ों पर दस्तक होती है। रामस्वरूप हंसते हैं, हाँ हाँ, आइए आइए। अब जो बाबू गोपाल प्रसाद और उनका लड़का है शंकर, जो लड़की को देखने आए हैं, वे अंदर आ जाते हैं। आंखों से लोक चतुराई टपकती है और आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभव और फितरती भाषा है। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है, आवाज पतली और खिसियाट भरी, और झुकी कमर इनकी खासियत है उस लड़के की। रामस्वरूप दोनों हाथ मिलते हुए, हाँ हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बापू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। रामस्वरूप, यह बेत लाइए, मुझे दे दीजिए। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खांसते हुए, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप बोलते हैं, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यो कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। तो रामस्वरूप हंसते हैं, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके ही सेवक हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर और कहते हैं, कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो शंकर बोलता है, जी कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप बोलता है, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर बोलता है, जी यही कोई 2 साल। रामस्वरूप बोलता है, साल 2 साल? तो शंकर हंसता है और कहता है, जी एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। अब गोपाल प्रसाद बोलते हैं, बात यह है कि साहब, एक यह शंकर एक साल बीमार हो गया था, क्या बताएं, लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी भूख। रामस्वरूप बोलता है, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 ही आती थी। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी, और अकेले
2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब न कोई वॉलीबॉल था जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि ये लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खिस्से निपोड़ते हैं। रामस्वरूप कहता है, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब! मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फराटे की, कि आजकल के एमए का मुकाबला भी नहीं कर सकते। जो गोपाल प्रसाद है वह उस जमाने की और इस जमाने की जो पढ़ाई थी उन दोनों की वो तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे जमाने की जो पढ़ाई थी वह बहुत ही अच्छी थी, और आजकल की जो पढ़ाई है वह सिर्फ पढ़ाई नाम पर है और सब कुछ दिखावा है। रामस्वरूप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं, जी हाँ, यही तो है। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की बात याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप हंसते हैं, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। और शंकर भी साथ में हंसने लगता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। अब बिजनेस? रामस्वरूप चौंक कर कहते हैं, बिजनेस? हाँ, अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? गोपाल रामस्वरूप बोलते हैं, तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। वरना मैं किस काबिल हूँ, माफ कीजिए, जरा अभी हाजिर हुआ। और वे अंदर आते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान भी हैसियत से बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। वो अपने पुत्र से कहते हैं। तो उनका जो बेटा है वो शंकर, वो भी उनकी हामिया मिलाता है और कुछ खकार कर इधर उधर देखता है। फिर गोपाल प्रसाद बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर बोलता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं, शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप बोलते हैं, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा, मुझे तो भैया नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, फिर भी चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? रामस्वरूप हंसते हुए कहते, तो आप सही हैं। फिर प्याला पकड़ाते हैं। शंकर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हैं और हूँ, सरकार जो चाहे सो कर ले, मगर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हैं चाय का, वह फिर बोलते हैं, वह क्या? तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। तो ये बात सुनकर रामस्वरूप और शंकर हंसने लग जाते हैं। मजाक नहीं है साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। अब गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप के बीच जो बातचीत हो रही है, वे कह रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन जो खूबसूरती के प्रोडक्ट है उन पर लगाना चाहिए, क्योंकि जितनी औरतें हैं वे अपनी खूबसूरती के लिए इतने प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं, यदि देखा जाए तो उनसे बहुत आमदनी हो सकती है गवर्नमेंट को। फिर रामस्वरूप जोर से हंसते हैं इस बात पर। वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। फिर गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए बोलते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं, ये मतलब उस जमाने में कभी नहीं था। फिर रामस्वरूप जो शंकर की तरफ मुखातिब होते हैं और कहते हैं, आप क्या क्या ख्याल है शंकर बाबू? फिर इस बारे में वे शंकर से पूछते हैं। तो शंकर सकपका जाता है और बोलता है, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद बीच में दूसरी बात छेड़ते हैं और बोलते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। फिर रामस्वरूप बोलता है, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप हंसता है और बोलता है, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, और जायका अर्थात जन्म पत्री तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप बोलते हैं, जी, जन्म पत्री का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद भी खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना? तो रामस्वरूप चौंकते हैं,
और बोलते हैं क्या, या पढ़ाई लिखाई के बारे में, जी हाँ साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर? फिर शंकर बोलता है जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। फिर रामस्वरूप बोलते हैं नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी भवे ही ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से, क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। फिर राम स्वरूप कहते हैं, हाँ में मिलाते हैं और कहते हैं मर्द की दाढ़ी होती है औरत के नहीं। और इस बात पे सभी हंसने लग जाते हैं। शंकर भी हंसता है, लेकिन गोपाल प्रसाद इस बात पे गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। फिर रामस्वरूप शंकर से कहता है चाय और लीजिए, तो शंकर बोलता है धन्यवाद, मैं पी चुका हूँ। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से पूछते हैं आप, तो गोपाल प्रसाद कहते हैं बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट थोड़े भरना था, फिर कोई टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। रामस्वरूप हंसते हैं और मैं इसको एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके आवाज लगाते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं क्या? तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं जी नहीं। पान की तस्त्री हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बापू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप कहते हैं हाँ यही लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्त्री अपने पिता को देती है, उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, दोनों बोलते हैं चश्मा? रामस्वरूप, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? तो रामस्वरूप बोलते हैं नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। फिर गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कोमल स्वर में बोलते हैं बैठो बेटी, और उस लड़की से कहते हैं बेटी बैठ जाओ। रामस्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के साथ। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर होता है कि गाने का अच्छा गाना है, और उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उड़ जाता है, उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। तो रामस्वरूप बोलते हैं, जो कि लड़की के पिता है, क्यों क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है, तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं अभी ठहरो बेटी। तो रामस्वरूप कहते हैं थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो तुमने, गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं तुमने पेंटिंग वेंटिंग की? तो वह चुप रहती है। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली इसी ने खींची, और वह उस दीवार पर भी हूँ। गोपाल प्रसाद बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा, और सिलाई वगैरह? तो रामस्वरूप कहते हैं सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। और हंसते हैं। गोपाल प्रसाद, ठीक है लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? तो उमा चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं और रामस्वरूप पकाते हैं। रामस्वरूप उमा से कहते हैं जवाब दो उमा, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, जरा इससे भी तो मुंह खोलना चाहिए। फिर रामस्वरूप बोलते हैं उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से तो कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। इस वाक्य के जरिए उमा कहना चाहती है कि जब आप लोगों ने तय ही कर लिया है कि मुझे इस लड़के के साथ विवाह करनी है, तो मेरी हाँ और मेरी पसंद और नापसंद पूछने की जरूरत ही क्या है, और इसमें मुझे बोलने की जरूरत भी क्या है। फिर रामस्वरूप इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं उमा, उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो वहां से मेरे खरीदार बनकर आए हैं इनसे जरा पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनकी चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। इतनी बात कहकर वह रुक जाती है। और इस वाक्य का मतलब कहने का आशय यह है कि मतलब जिस तरह ये लोग मुझे देखने आए हों और मेरे बारे में छानबीन कर रहे हो, जो पूछताछ कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब जैसे कुर्सी में इसका मोल भाव है, वैसे ये मुझे मोल भाव करके ले जाएंगे, और वैसे ही मुझे पूछ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं कि ये लड़की है या नहीं हमारे लायक, और मेरी कोई महत्वाकांक्षा है, मेरी इच्छा का यहाँ कोई महत्व नहीं है।
तो गोपाल प्रसाद इस बात को सुनकर ताव में आ जाते हैं, जोश में और क्रोध में, और बोलते हैं, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? तो उमा तेज आवाज में बोलती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा आपने इन साहिबजादे से पूछिए, अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे? तो शंकर बोलता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो ये बात सुनकर चौंक जाता है गोपाल प्रसाद, जो लड़के का पिता है, और उस लड़की से कहता है कि क्या तुम हॉस्टल में पढ़ी हो? इस पर रामस्वरूप चुप हो जाते हैं। तो उमा जवाब देती है, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। फिर रामस्वरूप उमा को डांटते हैं और कहते हैं, उमा, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में बस हो चुका, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैत उठाकर उठाते हैं, ढूंढकर उठाते हैं। बीए पास, उफ, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना नहीं। आओ बेटे चलो, दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। तब उमा बोलती है, जी हाँ, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। अर्थात वह, मतलब जो गोपाल प्रसाद का जो लड़का था, वह एक तो कमर से कुछ झुका हुआ था गर्दन के पास से, और वैसे भी वह मतलब एक व्यक्तित्वहीन व्यक्ति था, जो अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाना चाहता था, और जैसे उसके पिता कह रहे थे वैसा ही वह कर रहा था। और उमा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वह कहती है कि एक बैकबोन लड़के के साथ मैं अपनी जिंदगी किसी भी तरह निर्वाह नहीं करना चाहती, और ना ही मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उनके लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, तो प्रेमा घबराहट, ये सब बातें देखकर और सुनकर उमा वहां से चली जाती है। और फिर प्रेमा जो उनकी पत्नी है रामस्वरूप की, वह आती है, और उमा, उमा रो रही है, तो उनसे कहती है कि उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं, और रतन भी आता है जो कि उनका नौकर है। फिर रतन बोलता है, बाबूजी मक्खन। तो सब रतन की तरफ देखते हैं कि ये सब मतलब अब इन सब की कोई जरूरत नहीं है, और इतना कहकर मतलब ये जो एकांकी है वह यहीं खत्म हो जाती है, और सब रतन की तरफ देखते हैं, पर्दा गिर जाता है। तो इस कहानी में यह बताया गया है कि एक व्यक्तित्वहीन व्यक्ति, कोई भी उससे मतलब वो किसी भी लायक नहीं है, ना तो वह विवाह करने लायक है, और ना ही आगे जिंदगी बसर करने लायक है, और ना ही वह ऐसे समाज में उठने बैठने लायक है जो अपने मतलब पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। मतलब जिसकी चारित्रिक और शारीरिक शारीरिक और चारित्रिक कमजोरी है, वह इंसान समाज में कुछ भी करने लायक नहीं है, चाहे वह कितने ही बड़े ओहदे पर हो, चाहे वह कितने ही पैसे वाला हो, और उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। अब आगे की प्रश्न में इसके प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? तो इसका उत्तर है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है। ये यादें स्वाभाविक हैं, इन यादों के लिए इन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये अपने आप मन में आती हैं। परंतु इन तुलनाओं को दूसरों को सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है, यह तर्क संगत नहीं है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। यो भी हर जमाने की अपनी स्थितियां होती हैं, जमाना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं, परंतु बुजुर्ग लोग प्राय अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनते हैं जो कि तर्क संगत नहीं है। यह मनोरंजन के लिए तो ठीक है, लेकिन किंतु इसका कोई महत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 2, राम स्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? इसका उत्तर है, राम स्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के पक्षधर है। उन्होंने उमा को कॉलेज की शिक्षा दिलाकर बीए पास करवाया। इसके अलावा उमा को संगीत कला आदि का भी ज्ञान है। राम स्वरूप चाहते हैं कि उमा की शादी अच्छे परिवार में हो। संयोग से परिवार तो उच्च शिक्षित मिला, परंतु उसकी सोच अच्छी न थी। लड़के का पिता और स्वयं लड़का दोनों ही चाहते थे कि उन्हें 10वीं पास लड़की ही चाहिए। एक लड़की का पिता होने के कारण लड़कों की वालों की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्तव्य और व्यक्तव्य में विरोधाभास रखते हैं। ऐसी परिस्थिति एक विवाह योग्य पुत्री के पिता की व्यवस्था को उजागर करता है। प्रश्न नंबर 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रही हैं, वह उचित क्यों नहीं है? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सज धज कर सुंदर रूप में पेश आए।
इसके लिए वह पाउडर आदि बनावटी साधनों का उपयोग करे, वह आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बात करे, अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले। उसमें जो जो गुण है उन्हें ठीक तरह प्रकट करे ताकि वह होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। वह उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में भी पेश करना चाहता है। रामस्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है। यह झूठ पर आधारित है। बीए पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक बताना सरासर धोखा है। ऐसी ठगी पर खड़े रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। इसी प्रकार पाउडर लगाकर सुंदर दिखना भी धोखे में रखने जैसा है। रामस्वरूप के व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते। प्रश्न नंबर 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। इसका उत्तर है गोपाल प्रसाद वकील है, वे चालाक किस्म के इंसान है, वे मानवीय रिश्तों से अधिक महत्व पैसों को देते हैं। शादी जैसे पवित्र संस्कार को भी वे बिजनेस की तराजू में तोलते हैं। बिजनेस सबसे उनकी इस मानसिकता का पता चल जाता है कि इधर रामस्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी उमा का रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। परंतु समस्या यह है कि गोपाल प्रसाद और उनका बेटा दोनों ही चाहते हैं कि लड़की अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए। इस कारण रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। यह मेरा मानना है कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं, पर गोपाल प्रसाद का यह अपराध उनकी घटिया सोच तथा रूढ़िवादी सोच का परिणाम है, जबकि रामस्वरूप का अपराध उनकी विवशता का परिणाम है। प्रश्न नंबर 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी है या नहीं? उमा इस कथन से माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो पहला जो इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। पहला नंबर, शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के यथार्थ व्यक्तित्व विहीन व्यक्ति है। उसका कोई निजी मत स्थान या महत्व नहीं है। वह अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है। उसे जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ में हाँ करता चला जाता है। ऐसा पति पति होने योग्य नहीं है। शंकर आम लड़कियों के पीछे लग लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है। उसका सरेआम अपमान हो चुका है, तब वह अपमानित, लपट और दुश्चरित्र है, लंपट। तीसरा, उसका शरीर कमजोर है, उससे सीधा तनकर बैठा भी नहीं जाता, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, इस रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र उन नवयुवकों का प्रतीक है जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति से आज भी अछूते हैं। ऐसे युवक महिलाओं को उचित स्थान नहीं देना चाहते, वे पुरुषों के बराबर नहीं आने देना चाहते। शिक्षा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण है मानवीयता जगाने वाली मणि को पुरुषों के लिए ही उचित मानते हैं। ऐसे युवा न तो शारीरिक रूप से मजबूत है और न चारित्रिक रूप से। ऐसा व्यक्तित्व समाज को चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख करता है। इसके विपरीत उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनका चरित्र समाज को उन्नति की ओर उन्मुख करने वाला है। अतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। प्रश्न नंबर 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या है वर्ग का व्यक्तित्व विहीन होना। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी फूहड़ बातें करे और अशिक्षा को प्रोत्साहन दे। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता के रोब दाब के आगे यूं भी नहीं कर सकता तो बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो वह उसकी कायरता है। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेत पूर्ण, सार्थक और सबल शीर्षक है। एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए जो पाठक को आतुर कर दे, तो यह शीर्षक जिज्ञासा आतुर करने वाला है। प्रश्न नंबर 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथा वस्तु के आधार पर मैं निसंदेह एकांकी का मुख्य पात्र उमा को ही मानता हूँ, क्योंकि एकांकी की सारी कथा वस्तु उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एकांकी के मुख्य पात्र शंकर पर वह चारित्रिक, शारीरिक और तार्किक कौशल में भारी पड़ती है। उमा उच्च शिक्षित होने के साथ साथ कला एवं संगीत में भी निपुण है। एकांकी में एक बार जब उसकी एंट्री होती है तो वह मंच पर अंत तक बनी रहती है। वह अपनी निपुणता से गोपाल प्रसाद और शंकर के निरुत्तर ही बनी रहती है, बल्कि उनकी आंखें भी खोलकर रख देती है। एकांकी का समापन भी उमा के माध्यम से होता है, अतः उमा एकांकी की मुख्य पात्र है। प्रश्न नंबर 9, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो रामस्वरूप की विशेषताएं हैं, रामस्वरूप प्रगतिशील विचारों का एक विवेश पिता है, जिसे अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के लिए समाज की मान्यताओं के आगे झुकना पड़ता है। इसलिए उसके व्यक्तित्व के कुछ पक्ष सबल हैं तो कुछ दुर्बल। तो उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
प्रगतिशील। रामस्वरूप मूल रूप से प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति है। वह चाहता है कि लड़कियों को भी उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए वह अपनी बेटी उमा को खूब पढ़ाता लिखाता है। उसे उमा को बीए तक पढ़ाने में गर्व ही है। यह उसके व्यक्तित्व का उज्जवल गुण है। विवश पिता। रामस्वरूप की दुर्बलता यह है कि वह बेटी उमा की शादी अपने जैसे अच्छे खानदान में करना चाहता है, किंतु अच्छे खानदानों में अधिक पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं किया जाता। वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं ताकि वे उसे नियंत्रण में रखकर उस पर मनमाना रोब चला सके। यही रामस्वरूप दुर्बल हो जाता है। वह गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का तिरस्कार करने की बजाय उनके अनुसार ढलने की कोशिश करता है। इसके लिए वह झूठ का भी सहारा लेता है, उमा से ढोंग भी करवाता है तथा गोपाल प्रसाद की उल जुलूल बातों का समर्थन भी करता चला जाता है। अब गोपाल प्रसाद का व्यक्तित्व है। गोपाल प्रसाद समाज की सड़ी गली यथास्थितिवादी भावनाओं का प्रतिनिधि है। वह पुरुष प्रधान समाज का अंग है जो पीढ़ियों से चली आ रही रूढ़ियों को जैसे तैसे सही सिद्ध करता हुआ अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। बड़बोला। गोपाल प्रसाद बड़बोला व्यक्ति है। वह अपनी विशेषताओं का बखान करने में चूक नहीं करता। नए जमाने की तुलना में अपने जमाने की अच्छाई का वर्णन हो, खाने पीने की बात हो, अपने शरीर की ताकत का वर्णन हो, अपनी मैट्रिक को बड़ा चढ़ाकर दिखाना हो, वह ऊंचे ऊंचे स्वर में बिना शर्म संकोच के बोलता चला जाता है। वह हावी होना जानता है, उसके सामने और लोग दब जाते हैं। शंकर तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बना रहता है और वह चालाक भी है। गोपाल प्रसाद घाघ है। वह अपने बेटे की शादी को बिजनेस समझता है, इसलिए वह घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। वह होने वाली बहू को ठीक ठोक बजाकर जांचता है। उसके चश्मे से लेकर पढ़ाई लिखाई, संगीत, पेंटिंग, सिलाई, इनाम सभी योग्यताओं की परख करता है। वह ऐसी सर्वांगपूर्ण बहू चाहता है जो उसके कहने के अनुसार चल सके, इसलिए वह मैट्रिक से अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहता। उसके सामने उसे अपने दमने का भी भय है। गोपाल प्रसाद झूठ बोलने में भी कुशल है। उसका बेटा शंकर 1 साल फेल हो चुका है, परंतु वह कुशलता पूर्वक जतलाता है कि वह बीमारी के कारण रह गया था। असोड़। गोपाल प्रसाद स्वभाव से ही असोड़ है। वह इधर उधर की चुटीली बातें करके सबका मन लगाए रखता है और खूबसूरती पर टैक्स लगाने का मजाक इसी तरह का मनोरंजक मजाक है। लिंग भेद का शिकार। गोपाल प्रसाद वकील होते हुए भी लिंग भेद का शिकार है। वह पढ़ाई लिखाई पर लड़कों का अधिकार मानता है, लड़कियों का नहीं। उसके शब्दों में कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। गोपाल प्रसाद जो सिर्फ मर्दों के लिए है, ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। गोपाल प्रसाद अपनी गलत ठीक बातों को सिद्ध करना चाहता है, इसके लिए वह तर्क न करके जोर जोर से बोलता है तथा दूसरों पर हावी होकर बात करता है। उसकी अपशब्द भरी कुतर्क शैली का उदाहरण देखिए। भला पूछिए इन नकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। जना मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। इस प्रकार की बातें कहकर वह लड़का और लड़की में भेद प्रदर्शित करना चाहता है। प्रश्न नंबर 10। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता सबके सामने लाना है। लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं की ओर समाज का ध्यान खींचना तथा युवाओं द्वारा अपनी शिक्षा और चरित्र की मजबूती का ध्यान न रखना। एकांकी में गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर जैसे लोग हैं जो उच्च शिक्षित होकर भी कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं और स्त्रियों को समानता का दर्जा नहीं देना चाहते। उमा को देखने आए लड़के वाले उसे वस्तु की तरह देखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं। इसके अलावा शंकर जैसे युवा का अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देना तथा उसकी चारित्रिक दुर्बलता की ओर ध्यान आकर्षित करना इस एकांकी का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 11। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? इसका उत्तर है हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला है लोगों में सुशिक्षित नारी के लाभों का प्रचार कर सकते हैं। सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दे सकते हैं। सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं। कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझाकर रास्ते पर ला सकते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।